वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2022-2023 की कार्य योजना की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना है। योजना लागू हुए 1 साल हो गया है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग कार्य योजना 1 सप्ताह के अंदर तैयार करें। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी को समय पर मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए निर्मित और निर्माणाधीन हॉस्टल्स की समीक्षा के क्रम में कहा कि जहां जरूरत हो वहीं हॉस्टल का निर्माण करें। हॉस्टल निर्माण के गैप की समीक्षा होनी चाहिए। निर्माण में आधारभूत संरक्षण एवं संसाधनों का पूर्ण ध्यान रखें। इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। बच्चों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। और वहीं रांची में कल सोरेन कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बता दें कि कल शाम को प्रोजेक्ट भवन सभागार में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो कल सोरेन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी मिल सकती है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। तो सोरेन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ये संभावना है। हालांकि कई प्रस्ताव रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में। आगे बढ़ेंगे खबरों में। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन के निधन पर गहरा दुख और शोक प्रकट किया है और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की है। उन्होंने राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी समेत राजभवन के अन्य अधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए राजभवन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। रांची में पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अबुआ राज में पूरा परिवार ही करप्शन में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो पहले ही अपने नाम से गलत तरीके से पत्थर खदान आवंटित कराया था। अब रांची के बीजूपाड़ा में बरहे औद्योगिक क्षेत्र में सोहराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 11 एकड़ जमीन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर करा ली है। मीट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस जमीन का आवंटन सीएम की पत्नी के नाम पर किया गया है। अगर वो गलत कह रहे हैं तो सीएम इस मामले पर सफाई दें, क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार निवारण की धारा 188(13)(2) के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अबुआ राज के नाम पर राज्य में एक परिवार का शासन चल रहा। रघुवर दास ने सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी पर ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। को तो हम भूल ही जाएं। जिस तरह 28 महीने में प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही है, मैंने याद होगा आपको इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह दुमका के शिकारी पारा में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैं 3 मुस्लिम युवक का नाम लिया था। पर डे किस तरह हजारों ट्रक आज भी चल रहे हैं। और आज समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा, तो एक समाचार पत्र में इसको उठाया है कि डीओफओ ने जो मैं नाम लिया था, आप निकाल लो, वही लोग पर जिला बाहर का आज डीएफओ ने डीसी को आवेदन दिया। अब डीसी की कितनी हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री का अवैध कोयला व्यापार करने वाले को जिला बाहर करते हैं कि नहीं करते।
और पूर्व विधायक बंधु तिर्की को रांची झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बंधु तिर्की की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कंफर्म कर दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए LCR मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक को 3 साल की सजा सुनाई है। बंधु तिर्की ने CBI कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। बंधु तिर्की के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत CBI की विशेष अदालत के द्वारा दिए गए प्रोविजनल बेल को कंफर्म करते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है और इस मामले में LCR की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद की जाएगी। और लातेहार जिले के बालूमाथ झामुमो प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। वहीं उनके अंतिम संस्कार में झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लातेहार विधायक बैजनाथ राम, DC लातेहार अबू इमरान, JMM जिलाध्यक्ष मोतीलाल शाहदेव शामिल हुए। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। वहीं दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं सिमडेगा जिले में विद्युत आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति की लचर स्थिति को देखते हुए इसमें सुधार की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और पदाधिकारियों को राज्यपाल के नाम पत्र सौंपा है। प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने किया। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है। जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। 0 कट बिजली का वादा किया गया था, लेकिन हालात इससे बिल्कुल उलट है। पेयजल की समस्या से भी लोग परेशान हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं कर सरकार ने राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। के सारे कार्यकर्ता इस सड़क में इसलिए उतर गए हैं कि यहाँ गांव-गांव में बिजली पानी की घोर समस्या है और यहाँ प्रशासन के लोग केवल सरकार में बैठे लोगों के लिए वसूली करके पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गांव की जनता का पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आप आए दिन आपके माध्यम से ही कई जगह ऐसा दिखाई दिया है। प्रभात खबर ने भी गुमला जिला के एक गांव को दिखाया है जो कि 4 किलोमीटर से पानी इतना गर्मी में ढो करके पहाड़ के ऊपर चढ़ा करके अपने घर की ओर ला रहा है। और हजारीबाग में गांव की नई सरकार बनाने को लेकर बरही अनुमंडल में कुल 72 प्रत्याशियों ने जिला परिषद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अनुमंडल क्षेत्र के चौपाल प्रखंड 3 जिला परिषद सीट से पुरुष 59 और 7 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जबकि बरही में 16 महिला और 9 पुरुष, बरकट्टा में 10 महिला, चलकुसा में 1 महिला और 6 पुरुष, पदमा प्रखंड में 4 पुरुष उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें 3 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे पर अग्रिम विचार के लिए पेंडिंग उसे रखा गया है। निर्वाचित पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राकेश रोशन ने बताया कि 26 अप्रैल को एक दिन और स्क्रूटनी की जाएगी। तुरंत 69 उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा स्वीकृत किया गया है। 3 उम्मीदवारों का पर्चा अभी विचाराधीन है। प्रथम चरण के लिए समीक्षा की जा रही थी नामांकन पत्रों को। हमारे जिला परिषद के लिए बरही अनुमंडल से कुल 5 प्रखंड है। उन 5 प्रखंड में टोटल 72 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। आज समीक्षा की गई है और अभी 2 ऐसे चौपारण के 2 भाग में, भाग 2 में पेंडिंग है और एक भाग 3 में पेंडिंग है। उनका कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिस पर अभी प्रश्न चिन्ह उठा है, उसको समापन के लिए अपना साक्ष्य रखने के लिए समय की।
और गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आज भी काफी बदहाल बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो सही तरीके से सड़क का निर्माण हो पाया है, ना ही बिजली की व्यवस्था है और ना ही सभी ग्रामीणों के लिए घर की व्यवस्था हो पाई है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा है कि सरकार को कई बार इस दिशा में पहल करने को कहा गया, लेकिन सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ग्रामीणों की स्थिति काफी बदहाल है। हालांकि जिले के उपायुक्त का मानना है कि धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदल रही है और लोगों को विकास से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके लोकेशन पर भी हम लोग को देखना है कि वो कितने रिमोट जगह पर है, कितना एक्सेसिबिलिटी है, कितना वो मानचित्र में या कुछ पब्लिक के नॉलेज में वो आ सकता है। तो अवेयर करना, उसका प्रचार प्रसार करना, वहाँ तक के पहुँचने के लिए पहुँच पथ होना, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं होना और उसको अधिक से अधिक यूज़र फ्रेंडली, हम लोग कह रहे हैं टूरिस्ट फ्रेंडली, हम लोग उसको बना सकें। इसके लिए अभी की वस्तु स्थिति और एक भविष्य का जो हमारा एम है या गोल है, उस दोनों को एक तैयार करते हुए और बीच का जो हम लोग जिस प्रोसेस से, जिस माध्यम से हम लोग गुजरेंगे उसको डिफाइन करना। तो इट नीड्स अ गुड प्लानिंग, ताकि उस कमियों को और उस विजन के हिसाब से हम लोग जो प्लान है वो हम लोग बना सकें और उसको धीरे धीरे करके उसको उतारेंगे, तभी ससमय इसको जो जिस मुकाम पर आप पहुंचाना चाहते हैं उस मुकाम पर हम लोग पहुंचा सकेंगे। देश की आज़ादी के 70 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद और झारखंड स्थापना के लगभग 22 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी गुमला जिला के ग्रामीण इलाके की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है। ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अब तक विकास के नाम पर जो पैसा खर्च किया गया है वो पैसा आखिरकार कहाँ गया। लोगों को जहाँ पर पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में लोगों का जीवन किस तरह से चल रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं कि आखिरकार प्रशासन के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा कहाँ जा रहा है। विकास के नाम पर जो दावे किए जाते हैं वो जमीन पर क्यों नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा भी बनाने लगा है। हालांकि उसी मामले को लेकर जब स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन पर इस तरह के आरोप लगाए तो प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन तो दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वर्तमान उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि विकास एक धीमी गति से चलने वाला कार्य है और उसको प्लानिंगबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ा जा सके और कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली जा सके। उस दिशा में प्लानिंग बनाकर काम करने की आवश्यकता है, जिसके बाद उम्मीद जगी है कि शायद अब गुमला की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि गुमला की अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। और इसी के साथ ही फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीती देर रात देरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुदिया मोड़ पर अवैध तरीके से ट्रक से अवैध कोयला लाया जा रहा था, जिसकी सूचना निरसा थाना प्रभारी निरीक्षक सह पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार को दी गई, जिसके बाद अविलंब थाना प्रभारी ने छापेमारी कर ट्रक से लगभग 20 टन अवैध कच्चा कोयला जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। और वहीं चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर लोवागढ़ा गांव से करीब 30 लाख रुपए की अफीम के खेप और ब्राउन शुगर के साथ 3 पेशेवर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 5 किलो 200 ग्राम अफीम, 535 ग्राम ब्राउन शुगर और तस्करी में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक मॉप, तौल मशीन, होंडा साइन बाइक और कई कंपनियों के 3 फोन जब्त किए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि लोवागढ़ा गांव में अफीम तस्करी को लेकर कुछ तस्कर सक्रिय हैं। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमार अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ही उसी गांव के संतोष कुमार नाम के तस्कर के घर पर छापा मारकर अफीम और ब्राउन शुगर बरामद की गई है। कल जाकर के इंद्रनाथ दांगी के घर को सर्च किया गया। वहाँ 3 व्यक्ति पाए गए जो तीनों संदिग्ध अवस्था में थे। तीनों पुलिस को देख के भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ा गया। पकड़ाने पर तीनों ने अपना नाम क्रमशः संतोष कुमार जो लोवागढ़ा के रहने वाले थे,
राजकुमार गंजू, सिकंदर कुमार गंजू, ये दोनों मोकतमा के गांव देवरिया के रहने वाले थे। ये तीनों व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उनके पास से जांच किया गया तो जांच के क्रम में कुल 5 किलो 250 ग्राम अफीम, 535 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर, एक इलेक्ट्रॉनिक मापतौल का मशीन, एक मोटरसाइकिल JH13G 1823 एवं 3 मोबाइल जब्त किया गया। इन लोगों ने कोई वैध कागजात नहीं दिखाया। इस प्रकार से हम लोगों ने संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है। और साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र नूरुद्दीन टोला में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि पकड़े गए युवक के पास से चोरी के मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी मिलते ही राधानगर पुलिस मौके पर पहुंचकर उस युवक को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं सुपौल सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में आज प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन का ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक रामविलास कामत और MLC अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सूबे के सभी प्रखंड आधुनिकता से लैस होंगे। इसके लिए प्रखंड कार्यालयों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यों की समीक्षा होगी। यही कारण है कि राज्य के सभी प्रखंड में भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिससे कि एक ही भवन में सभी कार्य हो सके। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने और अधिकारियों पर नकेल कसने को लेकर हर थाने में CCTV कैमरे लगवा चुके हैं, ताकि किसी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। ताजा मामला नालंदा जिले के बिंद प्रखंड का है, जहां पदस्थापित पर्यवेक्षिका संगीता कुमारी का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बताया जाता है कि हर आंगनबाड़ी से 3-3 हजार रुपए रजिस्टर मेंटेन के नाम पर लिया जाता है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं CDPO की संलिप्तता सामने आ रही है। इससे पहले भी CM के जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है कि वहीं आला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई और इस मामले की अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। में सर एक पर्यवेक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है सर, घूस लेते हुए का। आपका मामला संज्ञान हुआ सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उसको हम लोग जांच करवा रहे हैं और 2 दिन के अंदर उसको जांच कर लिया जाएगा। सही पाए जाने पर FIR की कार्रवाई की जाएगी। और लखीसराय जिले के रामगढ़ प्रखंड के परसावा गांव में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतक विनय पांडे परसावा गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार विनय पांडे रामगढ़ चौक के कोली गांव से चिट्ठी बांटकर अपने घर वापस लौट रहे थे। वहीं कौली नहर के पास घात लगाए अपराधियों ने पोस्ट मास्टर विनय कुमार पांडे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं हत्या करने के बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टे शव के पास देशी कट्टे को बरामद किया गया है। वहीं घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि लखीसराय SP सैयद इमरान मसूद घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। वहीं ASP ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। गोपालगंज के थावे कप्तानगंज रेलखंड पर एक 25 साल के युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि युवक की पहचान बसडीला गांव के रहने वाले आलोक कुमार के रूप में की गई है। मृतक युवक अपने मित्र के साथ गांव में ही तिलक समारोह में शामिल होने गया था। देर रात घर न लौटने पर सुबह उसका शव रेलखंड के ट्रैक पर पाया गया। खोलने आए थे अपने बसडीला बाजार में। अभी मेरे बड़े बड़का जी हैं, वो आए सुबह में, बोले कि आलोक नहीं दिख रहा है, उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है।
तो हम लोग उसी समय से दुकान बढ़ा के उसके बाद के जाने लगे उसको पता करने। तब तक अभी फ़ोन आया मेरे एक छोटे भाई के प्रशासन से फ़ोन आया है कि आपके भाई रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर लाश इसका आया है सदर। और इसी बीच पौड़ी से एक बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारात लेकर वापस लौट रही थी मैक्स गाड़ी, लेकिन रास्ते में घटना हो गई और 6 लोगों की जान चली गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिलोली से डोबरी गांव लौट रही थी बारात। सियोली के पास ये दुर्घटना घटित हुई है। सियोली के पास ये दुर्घटना घटित हुई है और इस दुर्घटना में 6 लोगों की जान चली गई है और वहीं इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। बारात लेकर वापस लौट रही थी मैक्स गाड़ी, लेकिन रास्ते में ही सियोली के पास घटना घटित हुई, हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। और इस खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।